नमस्कार, मैं हरनारायण, प्रवक्ता मैकेनिकल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। और आज हम देखेंगे डिजाइन ऑफ की किस प्रकार से की जाती है। इससे पहले हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की जो कीज थी उनका क्लासिफिकेशंस देखा, कहाँ कहाँ उसका उपयोग किया जाता है वो देखा। उसके बाद में आज हम पढ़ रहे हैं डिजाइन ऑफ की। डिजाइन ऑफ की के अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितने प्रकार के फोर्सेस की के ऊपर आते हैं जब ये एप्लीकेशन में रहती है, जब ये यूज में दी जाती है। When a key is used in transmitting torque from a shaft to a rotor or hub, the following two types of forces act on the key. First, force F1 due to fit of the key in its keyway, as in a tight fitting straight key or in a tapered key driven in place. These forces produce compressive stresses in the key which are difficult to determine in magnitude. Second type का जो फोर्स है, forces F due to torque transmitted by the shaft. These forces produce shearing and compressive stresses in the key. दो तरीके के फोर्स हो गए यहाँ। कंप्रेसिव फोर्स जो की को जब हम इंसर्ट करते हैं कीवे और हब के बीच के अंदर, तो उसको जो ड्रिवन किया जाता है, उस ड्रिवन की वजह से फिट बैठाने की वजह से जो कंप्रेसिव फोर्सेस आते हैं वो। और दूसरे फोर्सेस जब टॉर्क ट्रांसमिट किया जाता है शाफ्ट से हब की ओर या हब से शाफ्ट की ओर, तब शियरिंग और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस पैदा होती है। The distribution of the forces along the length of the key is not uniform because the forces are concentrated near the torque input end. The non-uniformity of distribution is caused by the twisting of the shaft within the hub. The forces acting on a key for a clockwise torque being transmitted from a shaft to hub are shown in the figure. यहाँ देगा शाफ्ट से हब पे जब पावर जाती है, ये हम मान लें कि शाफ्ट इज ड्रिवन मेंबर, ड्राइवर मेंबर एंड हब इज ड्रिवन मेंबर। तो शाफ्ट पावर शाफ्ट से हब की ओर जाएगी, तब इस प्रकार से सारे फोर्सेज इस प्रकार से डायग्राम में दिखाया गया है। F फोर्सेज, F1 फोर्सेज इस प्रकार से कार्यरत रहेंगे। So in designing a key, forces due to fit of the key are neglected and it is assumed that the distribution of forces along the length of key is uniform. ये assumptions हम मानते हुए हम इसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। So strength of a संकी is, संकी की डिजाइन में a key connecting the shaft and hub is shown in the figure. इस प्रकार से लगी हुई रहेगी, ऊपर हब रहेगा, शाफ्ट में रहेगी, हब की रहेगी की के अंदर और हब की रहेगी हब के अंदर। Let T equals to torque transmitted by the shaft, F equals to tangential force acting at the circumference of the shaft, D equals to diameter of shaft, L equals to length of key, W equals to width of key, T equals to thickness of key। ये सारी हम अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं। टाउ एंड सिग्मा C equals to shear and crushing stresses for material of key।
जिस मटेरियल से की बनी हुई है उसका हम ये मान लेते हैं कि टाउ शियर स्ट्रेस है और सिग्मा सी है उस मटेरियल की क्रशिंग स्ट्रेस। A little consideration will show that due to the power transmitted by the shaft, the key may fail due to shearing or crushing। दोनों ही तरीके से किसी भी प्रकार से शेयरिंग में फेल हो सकती है, क्रशिंग में फेल हो सकती है की। तो क्या, considering shearing of the key, the tangential shearing force acting at the circumference of the shaft F equals to area resisting shearing मल्टीप्लाई बाय शेयरिंग स्ट्रेस। अगर ये मान के चलें, ये कंसिडर करें कि शेयरिंग के अंदर की फेल हो सकती है, तो जो टेंजेंशियल शेयरिंग फोर्स रहेगा, टेंजेंशियल शेयरिंग फोर्स रहेगा उसको हम एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। तो F इक्वल टू एरिया रेजिस्टिंग शेयरिंग मल्टीप्लाई बाय शेयरिंग स्ट्रेसेस। तो हमको शेयरिंग स्ट्रेंथ मिल जाती है F इक्वल टू L लेंथ of key multiply by W which is width of the key. This is the area. This is the area of key। संक की है उसकी संक की का L मल्टीप्लाई बाई W, ये उसका एरिया हो गया, ये उसका एरिया हो गया। और दिस इज शियर स्ट्रेस, ये शियर स्ट्रेस हो गई। हम एरिया यहाँ देखें तो L लेंथ ऑफ की और W है वो उसकी विड्थ हो जाएगी। तो जो शेयरिंग फोर्स के अगेंस्ट में जो ये रहेगा, हम इसका ये एरिया कंसीडर करेंगे। नाउ टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट T इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाई D बटा 2 इक्वल्स टू L इंटू W इंटू टाउ इंटू D बटे 2। क्योंकि टॉर्क रहेगा, टॉर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं, टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए फोर्स मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो रेडियस जो रहेगी सेंटर से सरफेस ऑफ द शाफ्ट D बटा 2 होगा। और यहाँ पे हमने फोर्स कैलकुलेट किया L इंटू डब्लू इंटू टाउ, ये फोर्स रहेगा रेजिस्टिंग फोर्स, और D बटा 2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कंसिडरिंग क्रशिंग ऑफ द की, द टेंजेंशियल क्रशिंग फोर्स एक्टिंग एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द शाफ्ट F इक्वल्स टू एरिया रेजिस्टिंग क्रशिंग इंटू क्रशिंग स्ट्रेसेस। एरिया सबसे पहले हमको ये देखें कि एरिया क्रशिंग के अंदर कौन सा एरिया फेल होगा, तो L मल्टीप्लाई बाई T बटे 2, T डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज L और हाफ इसका T बटे 2। तो ये माने कि अगर क्रशिंग स्ट्रेस क्रशिंग जो रेजिस्टिंग एरिया है वो है आपका L मल्टीप्लाई बाई T बटे 2, ये रेजिस्टिंग एरिया हो गया क्रशिंग के अंदर। क्रशिंग स्ट्रेंथ अगर को निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई क्रशिंग स्ट्रेस से कर देंगे, तो सिग्मा सी। दिस इज द फोर्स, क्रशिंग फोर्स विच इज द कॉज ऑफ फेलर इन क्रशिंग। नाउ टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट सेम है, T इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाई D बटे 2 इक्वल्स टू L इंटू T बटे 2 इंटू सिग्मा C इंटू D बटे 2। The key is equally strong in shearing and crushing if L into W into tau into D बटे 2 equals to L into T बटे 2।
सो यहाँ तक हमने देख लिया था। इक्वली स्ट्रॉन्ग के लिए जो कंडीशन है वो ये होनी चाहिए, W upon T equals to sigma C upon 2 tau. The permissible crushing stress for the usually key material is at least twice the permissible shearing stress. Therefore, from equation 6.3, we have W equal to T. In other words, a square key is equally strong in shearing and crushing. In order to find the length of the key to transmit full power of the shaft, the shearing strength of the key is equal to the torsional shear strength of the shaft. So the torque transmitted by the key T equals to L into W into tau into d beta 2, and the torque transmitted by the shaft T equals to pi upon 16 into tau 1 into d cube. Here tau 1 equal to shear stress for the shaft material. Equation 6.461 we have this. यहाँ से हमने इसको इक्वेशन को इक्वल्स रखा तो L इक्वल्स टू 1.571 D इंटू टाउ 1 अपॉन टाउ, taking W equal to D upon 4. When the key material is same as that of the shaft, then tau equal to tau 1 and L equals to 1.57 D. So यहाँ से हम देखेंगे कि जो D डायमीटर के लिए लेंथ ऑफ की लेनी है वो 1.571 D लेनी है। अगर हमको इक्वल टॉर्क ट्रांसमिट कराना है जितना शाफ्ट की कैपेसिटी है, शाफ्ट की कैपेसिटी जितनी टॉर्क ट्रांसमिट करनी है उतनी ही की स्ट्रेंथ हमको डिजाइन करनी है, तो हमको लेंथ लेनी पड़ेगी 1.571। कब? जब की और की का मटेरियल और शाफ्ट का मटेरियल सेम है तब। So this is all about the design of Sankey. Thank you.